बाजार बोलता है एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। देखिए एफआईज ने एक बार फिर धोखा दिया और एफआईज ने मंगलवार को बाइंग की थी, लेकिन कल अच्छे से सेलिंग कर गए। ये थोड़ा सा मार्केट के लिए प्रेशर पॉइंट है। 3472 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए। डीआईज ने भले ही 4045 करोड़ रुपए की बाइंग की है। एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स कल किस तरह के बंद हुए। तो अमेरिकन मार्केट्स में तो कल तेजी अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही थी, करीब 1.25% से ज़्यादा की 617 पॉइंट ऊपर था डाउ जोन्स। वहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा वगैरह जो आए हैं उसकी वजह से अब रेट कट की संभावना और बढ़ गई है। साथ ही ग्लोबल इंडिसेस में सारे ही जो मार्केट हैं वो ग्रीन मार्क में बने हुए हैं। अगर हम टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो जेबीएम ऑटो करीब 8% और शक्ति पंप करीब 7%, अपोलो 7%, गार्डन रीच करीब 5.5%, हिंदुस्तान कॉपर करीब 5.5%। तो ये कुछ एक काउंटर है जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक बार लूजिंग साइड पर भी देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज परेशान कर रहे हैं। तो परेशान करने वाले शेयरों में केसोराम इंडस्ट्री, पारादीप फॉस्फेट, अरविंद, गोदरेज कंज्यूमर और टेका इंडस्ट्री, इन सभी में 2 से 5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगेन मार्केट का सबसे बड़ा जो ट्रिगर था वो था एफआईज का धोखा। एफआईज ने एक बार फिर धोखा दे दिया। मंगलवार को बाइंग करके गए, लेकिन लगातार 2 दिन से सेलिंग देखने के लिए मिली। जो बुधवार का डेटा था उनका, उसमें 115 करोड़ की सेलिंग थी, तो मार्केट ने कल उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कल का जो डेटा था वो थोड़ा ख़राब था और उससे सेंटीमेंट थोड़ा बदला है। तो लगातार 2 दिन से फिर एफआईज जो है वो बिकवाली की साइड पर आ गए हैं। एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं थर्सडे के सेशन में, यानी कि कल के सेशन में 3472 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए एफआईज। 116 करोड़ की सेलिंग करके गए थे परसों, यानी कि वेडनेसडे को। ट्यूसडे को बाइंग करके गए थे 2050 करोड़ रुपए की, और मंडे को सेलिंग करके गए थे 2170 करोड़ की। तो जो ट्यूसडे की बाइंग थी उसने थोड़ा सेंटीमेंट बदला था 1-2 दिन, लेकिन मार्केट अब थोड़ा सा फिर शांत होने की दशा में पहुंच गया। सनी सर ये बताएं, ऐसे में ब्रोकिंग स्टॉक लाइक एंजल वन और एएमसी स्टॉक, एएमसी का भी डेटा आया, थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी इनफ्लो थोड़ा सुस्त हुआ अगस्त के महीने में। एसआईपी फ्लैट थी, लेकिन जो ओवरऑल जो फंड्स में पैसा जाता है वो थोड़ा कम रहा। बीएससी और सीडीएसएल वगैरह, इन शेयरों पर क्या करें? वैसे भी एक खबर चल रही है कि वीकली एक्सपायरी भी शायद उस पर भी सेबी कुछ लगाम लगा सकती है, वो बंदी करने के प्रोग्राम में है। तो ऐसे में क्या करें सर इन शेयरों पर? आई थिंक विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सेबी ये डिसाइड करेगी कि वीकली एक्सपायरी जो है, जो कि एक की वॉल्यूम ड्राइवर रहा था सभी एक्सचेंजेस और डिस्काउंट ब्रोकर के लिए, वहां अगर क्लैम डाउन आता है, द क्लैम डाउन कैन बी इन एनी फॉर्म। इधर आप जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उनके लिए कोई क्राइटेरिया ले आए सो दैट दे कैन ट्रेड इन एंड डेरिवेटिव, वो एक निगेटिव तरह हो सकता है। एक है कि आप जो एक्सपायरी है सभी एक्सचेंजेस की मर्ज कर दें, कि आप एक ही दिन आप एक्सपायरी कर सकते हो, या इधर यू शट डाउन वीकली एंड मूव टू फोर्टनाइटली काइंड ऑफ एक्सपायरी स्टफ। तो आई थिंक काफी सारे रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसे कोई फिक्स चीज फिक्स जो है क्या स्टेप्स लेगी सेबी, ये क्लियर कट है नहीं अभी। बट हालांकि सेबी चीफ ने इंडिकेशन तो दिए ही है कि कुछ ना कुछ जो स्टेप्स हैं वो जरूर लेंगे, सो एज टू डिस्करेज स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन एफएनओ और कैश वॉल्यूम में थोड़ा सा सपोर्ट आ सके। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली निगेटिव रहेगा टू सम एक्सटेंट फॉर डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक एंजल वैन और बीएससी। और वही हमने देखा है कि स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अच्छा खासा करेक्शन दोनों ही स्टॉक में आ चुका है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ वुड लाइक टू रिमेन ऑन साइडलाइन फ्रॉम दिस डिस्काउंट रिलेटेड और जो एफएनओ रिलेटेड जो काउंटर है जैसे बीएससी और एंजल वन। कंपेयर टू दैट हमें रिलेटिवली जो एएमसी कंपनीज हैं या वेल्थ मैनेजर हैं, वहां लगता है कि इतना बड़ा डेंट नहीं रहेगा। एएमसी कंपनीज एनीवे, हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है काइंड ऑफ फ्लैटिश रहा था मंथ ऑन मंथ बेसिस, बट वन हैज टू कीप इन माइंड कि काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं। एसआईपी के जो आंकड़े हैं 28,000 करोड़ के ऊपर के आंकड़े कंसिस्टेंटली मेंटेन किए जा रहे हैं मंथली बेसिस पर। तो मुझे लगता है कि एएमसी जो है काफी वेल प्लेस है। और एट द सेम टाइम जो रिसेंटली गवर्नमेंट जो क्लैम डाउन कर रही है, जैसे रियल मनी गेमिंग हो गया या फॉर दैट मैटर एफएनओ की हम बात कर भी रहे थे, तो टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है कि ये जो पैसा जो बचेगा वो अल्टीमेटली फाइनेंशियल एसेट लाइक म्यूचुअल फंड में फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो अगेन दैट कैन बी वन ऑफ द टेलविंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और जो एक नया जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख है, मुझे लगता है कि वहां भी एक डिसेंट इनफ्लो एएमसी कंपनीज को मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो आई थिंक ओवरऑल एएमसी कंपनीज आर इन स्वीट स्पॉट, और हमारी जो व्यू है इस पे कंस्ट्रक्टिव है लंबे समय के होराइजन से। और अगर यहाँ से कुछ स्टॉक पिक करना होगा तो नाम इंडिया, आदित्य बिरला, एएमसी, जो रिलेटिवली हमें लगता है कि चीपर वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही हैं, ऐसी कुछ कंपनीज को ट्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल, सेबी की बोर्ड बैठक है आज और उसमें ये डिसीज़न लिए जा सकते हैं। और बीएससी की अर्निंग पर करीब 20 से 25% का अर्निंग पर शेयर पर इम्पैक्ट आ सकता है फॉर FY27। इस तरह की कुछ रिपोर्ट है जेफरीज की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नुवामा भी कह रहे हैं कि 15 से 25% का इम्पैक्ट इनकी अर्निंग्स पर आ सकता है अगर ये वीकली वाली एक्सपायरी बंद होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। सर, मार्केट में जो एफआईज की सेलिंग बाइंग जो आई थी ट्यूसडे को, वो सेलिंग में दोबारा बदल गई थर्सडे को। वेडनेसडे तो हमने थोड़ा साइलेंटली देख लिया कि ठीक है 116 करोड़ इतना मैटर नहीं करते, लेकिन अब ये तो फिर उसी पेस पर आ गए। तो ये मंगलवार की बाइंग धोखा थी या ये अभी एफआईज का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है और ये मार्केट इसी तरह से चलता रहेगा? आई थिंक विवेक जी, कोई मतलब कोई रिलीफ नहीं है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के आउटफ्लो से। लगता है कि अगेन उसके पीछे कारण भी काफी सारे हैं कि जिस तरह से इंडियन मार्केट रिलेटिवली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, तो ये है कि डेफिनेट, और एट द सेम टाइम लिक्विडिटी डोमेस्टिक की ओर से इतने सपोर्टिव है, तो उन्हें एक इजी एग्जिट भी कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट से मिल रहा है। But I'm sure, I mean, being India being one of the largest capital market, largest economy in the world, और कहीं ना कहीं मौके जो है वेल्थ बनाने के यही है। मे बी जो डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ है उसके लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वेट करने हैं कि जब आपको 12 से 15% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने मिलेगी, तब आपका जो रिलेटिवली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है वो भी जस्टिफाई होने लगेगा। तो आई एम श्योर कि ये जो नंबर है डबल डिजिट ग्रोथ का, दिसंबर क्वार्टर से डेफिनेटली आना चाहिए। जो भी रेट कट का बेनिफिट है, एट द सेम टाइम जो जीएसटी का बूस्टर दिया है गवर्नमेंट ने, टैक्स रिलीफ दिया है, तीनों का बेनिफिट फेस्टिव सीजन के साथ कंबाइन होकर दिसंबर क्वार्टर कैन बी रिलेटिवली बेटर क्वार्टर फॉर डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स, और वहां से अर्निंग ग्रोथ रिकवर हो सकती है। एंड आई एम श्योर देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विल बी इन कॉम्पिटिशन टू बाय द शेयर। वो काफी समय से हमने देखा नहीं है कि एफआईआई और डीआई दोनों मिलके जमकर बाय कर रहे हैं, इधर एक बेचता है और एक सेल कर एक लेता है। तो जब वो आएगा तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक मार्केट में एक मोमेंटम फिर से पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। ठीक है सर। अगली खबर की तरफ चलते हैं सर। अब अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील है उसको लेकर दुनिया की नजरें हैं और पीयूष गोयल अब अमेरिका जाएंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं क्योंकि अमेरिका की साइड से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीयूष गोयल को अमेरिका आने का न्योता दिया है नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये बहुत अच्छी खबर है और ट्रेड डील को लेकर चर्चा होगी, लेकिन क्वाड मीटिंग के लिए ट्रंप भी भारत आ सकते हैं, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा अगर ये मीटिंग पॉजिटिव रही। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, देखिए इसमें जिद क्या है वो बताते हैं। अमेरिका की एक जिद अभी भी बरकरार है। वो जिद क्या है कि अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी ने कल एक इंटरव्यू दिया, वहाँ पर बोला कि भारत के खिलाफ उन्होंने बोल दिया कि अगर रूस से तेल इन्होंने खरीदना बंद नहीं किया तो कोई ट्रेड डील नहीं होगी। भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन तेल खरीद नहीं बढ़ानी चाहिए थी भारत को, और तेल तो खरीदना ही नहीं चाहिए था भारत को रूस से। तो ये थोड़ा सा अभी भी अमेरिका जिस क्लॉज के साथ चल रहा है वो क्लॉज बरकरार है। तीसरी खबर, यूरोप भारत के साथ हुआ। अमेरिका ने उसको बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप ऐसा करो कि भारत और चाइना जो कि रशिया से क्रूड खरीद रहे हैं इन पर 100% टैरिफ लगा दो। यूरोप ने मना कर दिया कल। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो अब दो डेवलपमेंट पॉजिटिव हैं, एक कि पीयूष गोयल हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो अमेरिका जा सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता दिया ट्रेड डील के लिए। दूसरा कि यूरोप हमारे साथ है। लेकिन जो नेगेटिव है वो ये है कि अमेरिका अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि ट्रेड डील तभी होगी जब आप तेल खरीदना बंद कर दोगे। सनी सर, और इंडिया क्या ये कुर्बानी देगा कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे और अपने संबंध खराब कर ले? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कहीं ना कहीं एक मिडल पाथ डेफिनेटली निकल कर आएगा, ये मेरी होप है।
क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि ओवरनाइट आपकी जो मेन सप्लाई का सोर्स है, जो कि चीपर सोर्स है, और वहाँ आप अचानक से आप पूरा नील कर दो सोर्सिंग में भी। मुझे लगता है कि इंडिया कैन ऑफर टू बाय सम क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएस रादर देन बाइंग एंटायरली फ्रॉम रशिया, और कहीं ना कहीं रशिया से बैकडोर चैनल से नेगोशिएट करके उसे कॉम्पनसेट करने की कोशिश डेफिनेटली करेगा रशिया से बात करके। तो आई थिंक द मिडल सॉल्यूशन ही इसका पर्याय है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है कि इंडिया टोटली रशिया का क्रूड इंपोर्ट करना बंद कर दे, क्योंकि इंडिया का जो रिलेशनशिप है रशिया से काफी पुराने हैं। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्ले डिप्लोमेटिकली विथ ऑल दी की ट्रेडिंग पार्टनर। तो एक ट्रेडिंग पार्टनर को आप अचानक से आप उन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं टू जस्ट बेनिफिट सम अदर ट्रेडिंग पार्टनर। तो आई थिंक मिडल सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकल कर आने की उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है। तो सर ऐसे में जो ये तेल कंपनियां हैं इनके शेयरों में क्या करें, और ऐसे में आईटी कंपनियां जो हैं हमारी उन पर क्या करें, क्योंकि दोनों का एक्सपोजर अमेरिका पर काफ़ी निर्भर करता है, क्रूड पर निर्भर करता है। अगर हम इंडियन ऑयल कंपनीज की बात करते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, तो हमें लगता है कि वहाँ काफी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और काफी सपोर्टिव गवर्नमेंट भी रही है। रिसेंटली हमने देखा था कि इसमें कंसर्न था कि एलपीजी के जो सब्सिडी के जो पैसे हैं वो अभी तक कंपनी चुका रही थी। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने वो भी पॉलिसी पास कर दी है कि जितना भी एलपीजी का जो सब्सिडी रिलेटेड जो बर्डन है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी और कॉम्पनसेट करेगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। क्रूड ऑयल कंसिस्टेंटली $65-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और एट द सेम टाइम रिटेल प्राइसेस जो है फ्यूल पंप पर वो भी मेंटेन है। तो मुझे लगता है कि Q2 के जो नतीजे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, वो Q1 से बेहतर रहने की उम्मीद है। तो आपको एक और अर्निंग का मोमेंटम है, और दूसरे और जो इनकी डिविडेंड यील्ड है काफी अट्रैक्टिव है एट अ करंट जंक्चर। तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड काफी लिमिटेड है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। एक परसेप्शन का इश्यू है सिर्फ, कि जो जिस तरह से क्रूड ऑयल की बात करते हैं हम, इंडिया रशिया इंडिया यूएस, उसके चलते कहीं इनका कॉस्टिंग ना बढ़ जाए, इनका प्रॉफिट ना गिर जाए। बट आई थिंक दे आर वेरी वेल प्लेस एट अ करंट जंक्चर। तो मुझे तो लगता है कि काफी सेफ बेट रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में पैसे लगाना। तो एचपीसीएल कैन बी वन ऑफ द स्टॉक विच वन कैन लुक एट अमंग द ऑयल मार्केटिंग कंपनी। कमिंग टू आईटी कंपनीज में थोड़ा सा अभी भी कहीं ना कहीं जो ओवरहैंग है यूएस या ग्लोबल अनसर्टेनिटी का, वो बना हुआ है। हालांकि एक पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली बनते हुए नजर आया बिकॉज ऑफ टू फैक्टर। वन इज बायबैक फ्रॉम इन्फोसिस, और दूसरा जो यूएस में रेट कट की उम्मीद की जा रही है इन अपकमिंग पॉलिसी नेक्स्ट वीक में। तो उसके चलते ये माना जा रहा है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है रिलेटिव बेहतर हो जाएगा आईटी कंपनीज के लिए। बट अगर हम अर्निंग ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अगेन सितंबर क्वार्टर विल बी काइंड ऑफ इन लाइन म्यूटेड काइंड ऑफ अर्निंग फ्रॉम आईटी कंपनी, और दिसंबर और मार्च से कहीं ना कहीं हम अर्निंग ग्रोथ में रिकवरी देख सकते हैं। वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है लार्ज कैप कंपनीज के स्पेशली। तो अगर किसी को आईटी कंपनीज में पोजीशन बनाना है तो ग्रेजुअली मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में अगर पोजीशन बनाएंगे तो बेनिफिट जो है 2026 और 27 में हमें मिलते हुए नजर आएगा आईटी कंपनीज में। अगर मुझे कोई स्टॉक चूज करना होगा आईटी कंपनी से, तो लार्ज कैप से मैं एचसीएल टेक को चूज करना चाहूंगा। और जो जो मिड साइज कंपनीज हैं उनमें से जैसे कुछ कंपनीज के नतीजे और आउटलुक रिलेटिवली बेहतर रहते हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी या फॉर दैट मैटर हेक्सावेयर, कोफोर्ज, ऐसी कुछ चुनिंदा कंपनीज पर मैं ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन की राय दूंगा। ठीक है। तो आईटी कंपनीज पर व्यू मिला हमें, ऑयल कंपनीज पर व्यू मिला, लेकिन एक व्यू चाहिए जो कि एक बड़ी खबर आई है। वो है कि डीजल में अब इथेनॉल की जगह आइसोब्यूटेनॉल मिक्स किया जाएगा। ये हमारे गडकरी जी का बयान है, और डीजल में इथेनॉल मिलाना अभी तक असफल रहा है। उन्होंने कहा कि जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं कि इथेनॉल मिलाने से इंजन में शिकायतें आई हैं, इथेनॉल मिलाने से माइलेज भी कम हुआ है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग तो 20% तक पहुंच गई है, लेकिन डीजल ब्लेंडिंग उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। डीजल का हमारे यहाँ पर पूरे इंडिया में जो कुल जो ऑयल का कंजम्पशन होता है उसमें 40% डीजल का ही कंट्रीब्यूशन आता है। भारत में डीजल की खपत करीब 9.25 करोड़ टन सालाना है। तो डीजल की एक अच्छी खासी खपत होती है ट्रक्स में, हैवी व्हीकल्स में, और कुछ कार्स भी हैं जो कि डीजल कार्स होती हैं वहाँ पर। लेकिन अब आइसोब्यूटेनॉल बनाने वाली कंपनियों में जो कुछ एक कंपनियां हैं उसमें दीपक फर्टिलाइज़र, जीएनएफसी,
आंध्रा पेट्रो, ये तीन मेन कंपनियां हैं, एसआरएफ भी है थोड़ा बहुत। ये तीन चार कंपनियां। सनी सर, इन चारों पर आपका व्यू, क्योंकि आज हमने देखा कि आंध्रा पेट्रो तो अच्छा चला है, करीब 10% ऊपर आ गया, क्योंकि वो छोटा भी है, बीएससी लिस्टेड भी है केवल, तो उस पर थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा भी आता है तो स्पाइक दिखता है। लेकिन इन बाकी तीन कंपनियों पर भी क्या करें, और इन पर आपका आउटलुक? हाँ विवेक जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि एक प्रपोजल है जो गडकरी साहब ने पेश किया है कि आइसोब्यूटेनॉल कैन रिप्लेस द इथेनॉल फॉर हम्म। ब्लेंडिंग विद डीजल। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी ये पॉलिसी एक पॉलिसी के फॉर्म में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है अभी। क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब आपको पता चलेगा कि कितना लीटर प्रोक्योरमेंट, अल्टीमेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विल बी प्रोक्योरिंग ऑल सच थिंग फ्रॉम आइसोब्यूटेनॉल, जो है जो भी बनाने वाली कंपनी है वहां से। हाँ, तो आई थिंक एज ऑफ नाउ मैं इसमें थोड़ा साइडवेज पर रहकर इसको मॉनिटर करना चाहूंगा कि अगर इसका कुछ बेनिफिट है या और कितने समय के बाद ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी। क्योंकि हम इसके ऊपर बार बार सुनते हैं कि कभी हम बायोडीजल की बात सुनते हैं, कभी इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात सुनते हैं। तो अभी तक इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई यूज केस क्लियर कट निकल कर आया है। अमंग्स ऑल द कंपनी जो आपने डिस्कस करी, मुझे लगता है कि दीपक नाइट्राइट रिलेटिवली वेल प्लेस है। आइसोब्यूटेनॉल के अलावा उनके जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटिवली बेहतर भी कर रहे हैं, और एक कंपनी भी अच्छी है। तो अगर मुझे एक स्टॉक चुनना होगा अमंग्स ऑल दिस नेम जो आपने लिए, तो मैं दीपक नाइट्राइट को मैं चूज करना चाहूंगा। ठीक है, तो दीपक नाइट्राइट। और सर, जो जीएनएफसी, एसआरएफ, इन सभी पर कोई पॉजिटिविटी या कुछ नहीं है? एसआरएफ पर व्यू पॉजिटिव रहेगा विवेक जी, क्योंकि उसमें जिस तरह से फ्लोरोकेमिकल्स का जो पोर्टफोलियो है वो हम्म। अच्छा कर रहा है। बट वन हैज टू कीप इन माइंड कि एसआरएफ में जो फेयर वैल्यू है हमें लगता है कि 3100-3200 रुपए का है। तो अपसाइड है यहाँ से लिमिटेड है, कीपिंग इन व्यू द होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। तो एसआरएफ को बाय ऑन डीप की मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा एसआरएफ पर। ठीक है सर, इसमें दो कंपनियां और हैं, वो हैं इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनियां। एक है किर्लोस्कर ऑयल इंजन, दूसरा है प्राज इंडस्ट्रीज। देखिए, प्राज के साथ तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो इथेनॉल के भी वो बना रही थी, इक्विपमेंट बना रही थी। लेकिन किर्लोस्कर ऑयल के साथ भी ये है कि इथेनॉल के तो बना रही है, लेकिन इस पर भी, आइसोब्यूटेनॉल पर भी इनका काफ़ी कुछ काम है। ऐसे में इन दोनों कंपनीज पर सर आपका टेक? पहले प्राज की बात करते हैं। प्राज अगेन वन ऑफ द लीडर एज फार एज द डिस्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। बट हालांकि देखा था कि पिछले हमने 1-2 क्वार्टर से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन स्लिपेजेस हुआ है, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ऑर्डर देने में डिले किया है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन या एक्सेप्टेंस में डिले किया है। और उसी के चलते हमने देखा था कि थोड़ा म्यूटेड नंबर प्राइस ने रिपोर्ट किए थे। तो मुझे लगता है कि हाँ, एट अ करंट मार्केट प्राइस डाउनसाइड लिमिटेड है। बट जिस तरह से मीडिया में एक बार बार ये सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि इथेनॉल मिक्स करने से गाड़ियों की जो एफिशिएंसी है वो गिर गई है, माइलेज गिर गई है, और उसके चलते कहीं ना कहीं निगेटिविटी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि वन दिस ऑल दिस नेगेटिव न्यूज इज आउट ऑफ द सोशल मीडिया, क्योंकि आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कहीं ना कहीं कंफर्म किया है कि जो इनकी व्हीकल की वारंटी है, अगर आप E20 फ्यूल यूज भी करेंगे तो वॉइड नहीं होगी, और वो जो भी अगर दिक्कत आती है उसे सॉल्व करने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक बार अश्योरेंस एक बार ऑटो ईएम से आ जाएगा तो ये जो निगेटिविटी है हट जाएगी। तो प्राइस डेफिनेटली कैन बी लुक्ड अपॉन वंस दिस नेगेटिविटी इज आउट ऑफ द वे। Coming to Kirloskar Oil Engine, again, that company is doing well. Whether हम इंजिन की बात करते हैं, उसकी बात इंजिन की बात करते हैं, तो अगेन नॉट अ डायरेक्ट लिंक टू काइंड ऑफ इथेनॉल स्टोरी। बट अगर हम ऑटो या जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसकी बात करते हैं, तो उससे डेफिनेटली लिंकेज एक किर्लोस्कर ऑयल इंजन का। तो व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा कि किर्लोस्कर ऑयल इंजन पर। ठीक है सर, तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन पर व्यू पॉजिटिव है। और सर को दीपक फर्टिलाइज़र या नाइट्राइट हम कह सकते हैं। दीपक फर्टिलाइज़र सर बनाती है, ये जो प्रोडक्ट बनाती है, तो दीपक फर्टिलाइज़र पर देखना है या नाइट्राइट देखना है? आई थिंक दीपक नाइट्राइट बनाती है विवेक जी, मैं एक बार अच्छा, कंफर्म कर लेता हूँ, जस्ट मैं भी एक बार सर कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि आपने दीपक नाइट्राइट बोला, मैंने दीपक फर्टिलाइज़र देखा था, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया कि कौन सी कंपनी है। कोई नहीं सर, इन द मीनवाइल इसको चेक कर लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है इन्फोसिस पर।
इन्फोसिस पर सर जो बायबैक आया वो बायबैक प्राइस 1800 रुपये पर शेयर आया। कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 19% प्रीमियम पर आया ये जो पूरा बायबैक का प्राइस है। 10 करोड़ शेयर या हम कह सकते हैं कि 2.41% ऑफ द इक्विटी का ये कंपनी बायबैक करने जा रही है। बायबैक पर 18,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी कंपनी पर करीब 45,000 करोड़ रुपए का कैश है। और कंपनी ने 2017 से 2023 के बीच तक में 4 ऑफर बायबैक के ऑफर ऑलरेडी दिए थे जो कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंट भी हुए। तो अब ये काफ़ी 2-3 सालों बाद ये कंपनी का बायबैक हमें आता हुआ दिखा है। अगर हम देखें तो इन्फोसिस पर जो रिसर्च हाउसेस के टारगेट रहे हैं, 50 रिसर्च कंपनियां इस काउंटर को ट्रैक करती हैं एज पर द ब्लूमबर्ग डेटा, और उसमें 35 रिसर्च कंपनियों की बाय रेटिंग है इस कंपनी पर। 13 रिसर्च कंपनियों की होल्ड रेटिंग है। केवल 2 ही कंपनियां हैं रिसर्च कंपनियां जो कि इसको सेल रेटिंग देकर बैठी हैं। शेयर पर जो औसत टारगेट है ब्रोकिंग हाउसेस के या रिसर्च हाउसेस के, वो 1743 रुपए के हैं। शेयर का जो मैक्सिमम टारगेट जो हाईएस्ट साइड पर ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च हाउस ने तय किया वो था 2085 रुपये, और जो मिनिमम टारगेट जो ब्रोकिंग हाउस ने देखा वो था 1440 रुपये का। सनी सर, वैसे तो हम टेक्निकल एनालिसिस अलग से देखते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटली देखें तो ये सपोर्ट मान लें 1440 और मैक्सिमम औसत टारगेट 1743 और मैक्सिमम 2085। आपका टेक और इसमें चाहिए सर इन्फोसिस पर पूरा। आई थिंक अगेन जो वैल्यूएशन है वो हर किसी का परसेप्शन अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली वन हैज टू कीप इन माइंड कि मार्केट जो है अर्निंग ग्रोथ को वैल्यू करता है, और अर्निंग ग्रोथ जब तक नहीं आएगी तो पीछे कोई भी कंपनी हो वहां हमें स्टॉक प्राइस में अपमूव नहीं देखने मिलेगा। हालांकि जो बायबैक है टू सम एक्सटेंट सपोर्टिव है, बट मुझे लगता है कि अगेन द बायबैक का जो क्वांटम है वो इतना बड़ा नहीं है कि सबको शेयर टेंडर करके एक अच्छा खासा गेन हो जाएगा। और एट द सेम टाइम जिस तरह से जो टैक्स में रेगुलेशन चेंज हुआ है रिसेंटली कि जो बायबैक की जो अमाउंट आएगी उसको एज एन डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा, और आप उस पे उसके ऊपर आपका जो टैक्स स्लैब है अकॉर्डिंगली आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। और जो बाकी का जो अमाउंट है उसे कहीं ना कहीं कैपिटल लॉस के तौर पर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है टैक्स के एंगल से वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन अ न्यू रिजीम। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट रिटेल इन्वेस्टर को बायबैक में टेंडर करके या तो फ्रेश फ्रेश बाय करके टेंडर करने में नहीं देखने मिलेगा हमें इन्फोसिस के लिए। बट अगेन अगर अगर हम देखते हैं कि FY 26-27 में ड्यू टू सम रीजन अर्निंग ग्रोथ जो है 9-10% के आसपास चले जाती है, तो मुझे लगता है कि एक स्कोप है कि ये सब जो बहुत चीप वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है कंपनी, इसमें कहीं ना कहीं एक री रेटिंग देखने मिले। अगेन हमारा ये मानना है कि जो कंपनी का फेयर वैल्यू है 1750-1800 रुपए के आसपास का है, बट थोड़ा ट्रैक करना होगा परफॉर्मेंस कैसे कंपनी डिलीवर करती है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। ठीक है सर। सर वो जो दीपक नाइट्राइट और दीपक फर्टिलाइज़र वाला था उसमें मुझे तो दीपक फर्टिलाइज़र ही दिखा रहा है, हो सकता है नाइट्राइट भी बनाता हो, बट मेरे पास जो कंपनीज आई थी वो दीपक फर्टिलाइज़र, GNFC, SRF और आंध्रा पेट्रो, BPCL और कुछ एक प्राइवेट नेम्स हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। ये हैं, आप हो सकता है सर दीपक नाइट्राइट भी हो, आई एम नॉट डिनाइंग इट। तो ये कुछ एक कंपनी, और बाकी सर जो लास्ट में जो हमने अभी इन्फोसिस पर बात की, इन्फोसिस के साथ साथ सर क्या अब ये पॉसिबिलिटी मानी जाए कि जिन कंपनीज पर कैश है, फॉर एग्जांपल विप्रो, TCS, इनमें भी अब इन पर भी एक प्रेशर आ गया कि आप भी बायबैक लेकर आओ, आप क्यों शांत बैठे हो, शेयर तो आपके भी नहीं चल रहे। अगेन ना विवेक जी, मुझे लगता है कि हर कंपनी की स्ट्रेटेजी अलग होती है कि कैश को कैसे यूज करना है। कुछ जो जो कंपनी को लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई नहीं देती है, वेदर इट इज द केपेक्स अपॉर्चुनिटी या इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, वो शेयर होल्डर्स को बायबैक के तौर पर रिवॉर्ड करती है। और जो कंपनी को लगता है कि नहीं, हमें जो कैश है वो इन्वेस्ट करके कुछ नई टेक्नोलॉजी या न्यू जियोग्राफी में एंटर करना चाहिए या न्यू प्रोडक्ट में फोकस करना चाहिए, तो अगेन वी कांट से कि इन्फोसिस का बायबैक है तो डेफिनेटली TCS और विप्रो में भी कहीं ना कहीं बायबैक का अनाउंसमेंट आएगा। और इन टुडेज वर्ल्ड आई थिंक जिस तरह से AI में काफी सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं ग्लोबली, अगर मेरा ये मानना है कि अगर ये सब IT कंपनी AI रिलेटेड प्रोडक्ट में थोड़ा ज्यादा फोकस करके वहाँ कैपिटल लगाए तो रिलेटिवली जो आने वाले समय में ग्रोथ है वो बेहतर हो सकती है। तो आई वुड बी ऑफ द व्यू कि अगर कंपनी AI या जो फास्ट न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं वहाँ पैसा लगाकर अगर अपनी ग्रोथ को फास्टर कर सकती है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें डेफिनेटली आने वाले समय में एक बेहतर रिटर्न कैपिटल एप्रिसिएशन
रिलैक्सेशन के फॉर्म में मिलेगा, rather than focusing on buyback or pressurizing company to do a buyback just because Infosys is doing it. ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ब्रजेश एल भी जुड़ चुके हैं, आईडीबीआई कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग विवेक। ब्रजेश सर, बस आपके पास लौटता हूं मैं, 1 मिनट में सनी सर को विदा कर देते हैं। सनी सर, कोई डिस्क्लेमर या कुछ आप देना चाहते हैं? या विवेक जी, आई थिंक जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ डिस्कस किए, हो सकता है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए होंगे ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ डे, और मेरी कोई भी स्टॉक में कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ठीक है सर, परफेक्ट सर। थैंक यू सो मच सनी सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ ब्रजेश सर जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सर, ये बताएं, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी, इन पर आपका व्यू? विवेक, मुझे लगता है कि मार्केट में एक काफी टाइम के बाद एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिला, और अभी जो वीकली क्लोज जो हम देख रहे हैं निफ्टी को अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी वापस 25,200 के आसपास जा सकता है। तो मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। ऑटो और आईटी ये सेक्टर पे भी मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कि ये दो सेक्टर्स जो है जिसमें एक अच्छा एक तेजी देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली अगर आईटी के बात करें तो आईटी में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 36,500 का एक छोटा रेजिस्टेंस ले रहा था, और आने वाले दिनों में शायद 37,000 के आसपास आईटी इंडेक्स देखने को मिल सकता है। तो आईटी में डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है। ऑटो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है, तो ऑटो में ऑलरेडी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि ऑटो अभी 28 के आसपास जा सकता है, 28,000 के आसपास। ठीक है, तो ऑटो इंडेक्स पर आज क्या बात है कि ऑटो इंडेक्स पर हमारे यहाँ सारे एनालिस्ट बुलिश हो रहे हैं। सर, ऑटो में ऐसा क्या हो गया आज? मतलब जीएसटी कट हो गया, इस पे जो अपग्रेड्स आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस के, वो भी एक रीजन है क्या? वो भी एक रीजन है। मुझे लगता है कि अभी जो Q2 के जो नंबर्स आएंगे जो दिसंबर के बाद, आई थिंक उसमें काफी कुछ अच्छा हमें नंबर्स कुछ देखने को मिल सकता है। तो एक तो सेक्टोरल रोटेशन जिसको बोलते हैं हम, वो शायद हमें ऑटो एक सेक्टर में देखने को मिल सकता है। और हालांकि अगर आप मारुति ले लीजिए, एमएनएम ले लीजिए, आयशा मोटर्स ले लीजिए, टीवीएस मोटर ले लीजिए, ये अपट्रेंड के स्टॉक्स है, तो इसमें ऑलरेडी हमने एक अच्छा खासा तेजी देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूशन रहेगा, और जीएसटी कट होने के बाद जो अभी जो दिवाली में या फिर गणपति में या फिर जो भी एक नंबर्स आए होंगे पॉजिटिव, वो प्राइस में कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उस वजह से ये सेक्टर ऑब्वियसली एक आउट परफॉर्मर रह सकता है।